यस बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं। क्या कहा है इसने? सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे, अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक कार है हाईवे पे मूव कर रही है, कार मूव कर रही है हाईवे पे एंड ब्रेक्स are applied which cause an acceleration of -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब कार मूव कर रही है हाईवे पे और अगर वहां पे ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन कितना है? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू ए स्टॉप। तो अब ब्रेक जैसे अप्लाई किए तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी रुकने से पहले। ब्रेक अप्लाई किए और उसके बाद जब वो ट्रेवल की है तो कितना दूर जाकर के रुकेगी, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल हमें फाइंड करना है। समझ गए बेटा? अब कंडीशन दी है, अभी आप बोले सर हमें अपने क्या है, फिर यहाँ पढ़िएगा। इफ द कार वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, अब दो कंडीशन है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ। फर्स्ट क्या कहा है? 54 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। मींस दो अलग अलग वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे आपको, दो अलग अलग केस में आपको डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना कार का, कि एक कार 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, है ना, और ब्रेक्स अप्लाई किए तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुकेगी। और दूसरे कंडीशन में क्या करना है कि वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी और जब ब्रेक अप्लाई किए तो एक्सीडेंट प्रोड्यूस हुआ -4 मीटर पर सेकंड उस केस में भी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुकेगी। अब पहले भी हमने बात की है और फिर समझा रहा हूं बेटा न्यूमेरिकल के लिए आपके अभी ये, अब यहां से मेन शुरू होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आप याद रख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन को पहले तो पढ़ो, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि क्वेश्चन आपको जो है, न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आना चाहिए। वो कब समझ में आएगा बेटा? आप जब उसको पढ़ोगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक याद रख लेना बेटा, आपके न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करना है साथ में, है ना। तो पहले तो सबसे जरूरी कंडीशन है क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझो, क्वेश्चन को पढ़ के समझो कि क्या क्या दिया हुआ है, और जो भी क्वांटिटीज क्वेश्चन में दी हुई है उनको उनके सिंबल के साथ में, यूनिट के साथ में लिख लीजिए, है ना। जो भी फिजिकल क्वांटिटी उस क्वेश्चन में आती है उनको उनको जो रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है उसके साथ उसकी यूनिट मेंशन करते हुए लिख लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे। यहां तक तो कुछ वैल्यू अपने को नहीं दी है, कार मूव कर रही है हाईवे पे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई किए चलती हुई कार पे, व्हिच कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अपने पास पहली क्वांटिटी यहां आ गई है, तो a इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पहली क्वांटिटी। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू ए स्टॉप। तो अब यहाँ कमिंग टू ए स्टॉप मतलब क्या है? कमिंग टू ए स्टॉप मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जब कार रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्योंकि बेटा आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि हमने ग्राफ जो पढ़े हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है मोशन का, और अभी तक जितना भी हम मोशन के बारे में पढ़े हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। ओके, आप ये मत सोचा सर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट लिखा था और यहाँ उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है। बिल्कुल बेटा क्वेश्चन आना भी चाहिए आपके मन में, लेकिन क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने एस लिख दिया। ठीक, तो स्टॉप इफ द कार वाज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, अब पहले केस के लिए अगर बात करते हैं तो u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो बेटा इसको पहले तो कन्वर्ट कीजिए इसमें मीटर पर सेकंड में। आपको सिखाया 54 इंटू
5/18 अगर आपने जैसे लिख दिया तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, और 18 3 क्योंकि बच्चों को सिखाया कैसे जाते हैं, टेबल जब छोटी क्लास में जाते हैं तो स्कूलों में सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 जा, सब जा करते हैं, जा नहीं है वो, 2 जा 3 जा 4 जा नहीं है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, ऐसा है। लेकिन उसको शॉर्ट करते करते सबने 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा कर दिया है ना। सारे टीचर ये गलती करते हैं, लेकिन हमें भीड़ के साथ नहीं चलना है, हमें सही बनना है, हमें सही काम करना है। कोई गलत कर रहा तो उस गलत के साथ हम क्यों चलें, हम तो अपना सही करें ना, हम अपनी चीजों को तो सुधारें, हम वो गलती क्यों रिपीट करें। ह्यूमन नेचर है, होता है बेटा, लेकिन जब आपको याद रहे तो उसको सुधारो, क्रिटिसाइज मत करो किसी को, क्रिटिसिज्म की बात नहीं हो रही है, लेकिन गलती को सुधार के हम सही चीजें सीखें ना, ठीक है। तो 18 3s are 54, तो ये हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। ये पहले केस की बात कर लें तो यहाँ पहला केस अपन सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ मैं फिर दूसरे केस की बात करता हूँ। तो यहाँ u इज इक्वल टू क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको 108 इंटू 5/18 किया है, कितना हो जाएगा ये u इज इक्वल टू 18 6 r 108। टेबल आपको आनी चाहिए, है ना। और सर आपको आपने रटी नहीं बेटा, टेबल तरीका होता है, याद रखोगे तो याद रहेगी। तो ये 18 6 r 108 होता है ना। ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ये जो सेकंड केस के लिए हो गया। दोनों केस में अब देखो आपके पास क्या है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है और u दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है s। तो आपको जब मैंने बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा, बार बार पढ़ो, समझो, और जो भी दिया है उसको सिंबल्स के साथ और मेजरमेंट यूनिट के साथ लिखो। अब आपने बोला सर आपने कर लिया था, लेकिन बोला आपने ये क्या किया, यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया था, हमने लिख लिया था। अब आपने फिर क्यों बेटा, क्योंकि यूनिट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, एक और विशेष बात याद रखना, ये हायर क्लास में और अच्छे से डिटेल में आपको समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ बेसिक समझा देता हूँ मैं आपको कि टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है, वो यूनिवर्सल ही, मतलब हर किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को, तो सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं वो हायर क्लास में बताए जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अभी कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, CGS, FPS एंड MKS। CGS मीन्स सेंटीमीटर, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर जो है यूनिट वो किसकी है, लेंथ की, ग्राम मास की, और ये टाइम की। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये स्मॉल यूनिट होती है मेजरमेंट की। फिर एक FPS होता है, ये है ब्रिटिश सिस्टम फॉर द मेजरमेंट, ये ब्रिटेन में यूज होता है ना, ब्रिटिश सिस्टम। इसमें लेंथ की यूनिट क्या होती है, फुट, बोलता है ना स्केल से मेजर करते कितने फीट का है, कितने फीट की लेंथ है, तो फीट तो प्लूरल हो गया, सिंगल अगर बात करें तो फुट होता है वो, है ना। एक फुट, 1 फुट बोलते हैं, 1 फीट नहीं बोलते, 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, है ना। ये भी गलतियां सुधारनी बेटा, हम क्या प्लूरल सिंगुलर भी कभी कभी मिक्स कर देते हैं। तो 1 फुट, फुट पॉइंट सेकेंड, पॉइंट मास की यूनिट और सेकेंड टाइम की। और अगला होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर यूनिट मास की हो गई, किलोग्राम मास, सॉरी मीटर लेंथ की हो गई, किलोग्राम मास की, और सेकेंड टाइम की, मीटर लेंथ की, किलोग्राम मास की, सेकेंड टाइम की, ठीक है। ये CGS से बड़ी यूनिट होती है। अब होता क्या, फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो आप इंडिया में पढ़ रहे हो, कोई यूएस में पढ़ रहा है, कोई यूके में पढ़ रहा है ना, कोई फ्रांस में पढ़ रहा है, कोई जर्मनी में, तो अलग अलग अगर सिस्टम पढ़ेंगे, वो अपने वहां का, जैसे ये ब्रिटिश सिस्टम था, तो हर कंट्री अपना सिस्टम फॉलो करेगी तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आजकल तो ग्लोबल वो हो गया है, सब एक दूसरे कंट्री में जाके पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए भी जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि देयर शुड बी वन कॉमन सिस्टम फॉर द मेजरमेंट, एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए मेजरमेंट का। तो उन्होंने एक नया सिस्टम बताया, काउंसिल ने डिसाइड किया, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या है इसका पूरा नाम, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स बोलते हैं। और इसमें जो मेजरमेंट की यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी की,
वो सभी मेजरमेंट की यूनिट जो एमके सिस्टम में है वही यूनिट एसआई सिस्टम में होती है। तो आपने देखा होगा हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को बोला था मीटर, फिर मैंने वेलोसिटी की यूनिट को बोला था एसआई यूनिट, ऐसा वर्ड यूज किया था एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। स्पीड की भी वेलोसिटी यूनिट जो है वेलोसिटी वाली होगी मीटर पर सेकंड। फिर एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हमने बोला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बार बार आपने आपके मन में उस समय क्वेश्चन आया होगा यार सर ये बोले जा रहे हैं बता नहीं रहे होती क्या है, बता दिया हमने आज कि क्या होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मींस मेजरमेंट की यूनिट ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑल ओवर, ये सारी कंट्रीज में एक्सेप्ट की हुई यूनिट है ना, सिस्टम है। तो और उसमें जो यूनिट होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो वही होगी जो एनके सिस्टम में होती है। लेंथ की यूनिट मीटर होगी एसआई सिस्टम में भी, मास की किलोग्राम होगी और टाइम की सेकंड। समझ में आ गया? ये आपको बेसिक इसलिए बता दिया बेटा कि आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ दिया था आपने बोला यूनिट लिख दिया फिर आपने कन्वर्ट क्यों किया। वो क्यों किया कि बेटा जो भी क्वांटिटीज क्वेश्चन में दी वो सारी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। दो अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम यूज कर लिया आपने मिक्स करके और उससे आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटा। इसलिए सबसे पहले मेक श्योर दैट ऑल द क्वांटिटीज गिवन इन द सेम सिस्टम आर नॉट, सारी एक ही सिस्टम में दी है या नहीं। आगे भी मैं और न्यूमेरिकल जब इस चैप्टर के एक्सरसाइज के करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ अभी सेकंड वाला आया तो वो कंफ्यूजन आपको लगा बोला सर ये तो इसमें दिया था तो क्या बात हो गई। मान लो ये मीटर दिया होता और ये किलोमीटर पर आवर है तो वो मिक्स करके वैल्यू रखते हैं आप, तब फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में सही आंसर नहीं मिलता आपको। इसलिए क्वेश्चंस को पढ़िए समझिए और जो भी क्वांटिटी दी उनको यूजुअल सिंबल्स के साथ और यूनिट मेजरमेंट भी मेंशन कीजिए और चेक कर लीजिए कि सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज अपने को दी हुई है क्वेश्चन में वो सेम सिस्टम में है या नहीं है। नहीं है तो पहले उनको सेम सिस्टम में लाइए कन्वर्जन से, ये बता दिया आपको है ना। और उसके बाद उसको ये सब करने के बाद आप देखेंगे तो देखेंगे ए बी एस ओ यू, बोले यार ये चार क्वांटिटी का एक रिलेशन पढ़ा है हमने सर, अभी आपने पढ़ाया था पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन क्योंकि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज नहीं हुआ क्योंकि उसमें टाइम नहीं है अपने पास। v इज इक्वल टू u प्लस atv तो वहां s कैलकुलेट करना तो और t है नहीं अपने पास और s भी वहां नहीं है तो, और यहाँ क्या है u भी दिया है a भी दिया है, u a और v तीनों है अपने पास, s कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। v कितना है अपने पास 0 तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है हमने निकाला है 15 स्क्वायर प्लस 2 a कितना है -4 और ये s। अब 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना तो क्या है 15 का स्क्वायर बड़ा आसान है, मैंने लिख दिया 225। अरे सर आपने रट रखा बेटा, आसान काम है 15 स्क्वायर है ये 15। अब बोले यार सर वो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ मत करो एक को बढ़ा दो किसी को, या तो इस वन में एक ऐड कर दो या इस वन में किसी भी एक वन में ऐड कर दो। क्या हो गया 1 + 1 2, 2 1 सा 2 और 5 का स्क्वायर करके लिख दो पीछे, बड़े से 15 का हो गया। अरे 95 का कर लो बेटा, 95 का करो तो क्या करना है ये तो 25 लिख दिया पीछे और इस किसी भी एक लाइन को 1 ऐड कर दो किसी भी एक लाइन में और 9 बचे हुए 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसी भी एक में क्या तो 10 × 9 कितना हो गया 90, 85 × 85 ओके 25 तो ये हो गया 9 8 7 9 8 नहीं 9 8 आर 72। बोला सर 105 और 105 का क्या होगा 25 और 11 × 10 110 तो 11025। आप कैलकुलेटर से भी करके देख लो यही आंसर आएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं 115 सर आपने सब रट रखे हैं, बोले नहीं रट नहीं रखे बेटा, टेबल आनी चाहिए। अब 11 और ये 11 को बढ़ा देंगे 12 हो जाएगा तो इसका अगर 12 और 11 को मल्टीप्लाई करते तो 132 रिजल्ट आता है 13225 ये आंसर आएगा। ये आसान, इतना आसान ये कैलकुलेशन शॉर्ट बनाने का तरीका है। अब चलते हैं अपन आगे, चलिए तो ये 225 हो गया माइनस ये 4 × 2 कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस × प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -8s, इसको इधर लिया है तो 8s इज इक्वल टू 225, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225/8। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, अगर ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 22 पहले है
कितना आ जाएगा, 8 3 तो 24 होता, तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 16 होगा, 16 और 6 बचा, 8 8 28 है ना, 1 बचा, 8 1 फिर 2 बचा है ना, तो ये 2, ये आपका हो जाएगा मीटर। इतना मीटर चलने के बाद कार रुक जाएगी पहले केस के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरे के लिए बात करते हैं। यहां भी वही रिलेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहां पे 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ये u की वैल्यू रखिए बेटा 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 इंटू एस, 30 इंटू 30 900 हो जाएगा, -8s इसको इधर लिया, 8s इज इक्वल टू 900, तो s इज इक्वल टू 900 अपॉन 8, इजीली डिवाइड होगा, 8 1 8। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स वो कार रुक जाएगी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके कार रुक जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब हमने अभी तक जो बात की है, तो हमने क्या पढ़ा था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन मीन्स एरोप्लेन नहीं बेटा है, मोशन इन ए प्लेन मीन्स एक प्लेन। ये जो आपका बोर्ड आपको सामने दिख रहा, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर मैं इसको ऐसे टर्न कर देता हूं तो फिर ये मोशन इन ए प्लेन होगी, एक ही डायरेक्शन होगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, वन डायरेक्शन। लेकिन ये ऐसे गई फिर ऐसे गई, तो ये फिर मोशन इन ए प्लेन कहलाएगी, है ना, समझ गए बेटा, आर गेटिंग दिस? ओके, इसको हम मोशन इन ए प्लेन, इसको 2 डायमेंशन भी बोलेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन। जब हमने जो ग्राफ बनाया था, तो ये ग्राफ बनाया एक्स और वाई एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट ऐसे भी जाएगा, 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 तो ये मोशन इन ए प्लेन हो गई, है ना। तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कुछ रूटीन लाइफ से, तो आपके बुक में भी जो शुरू में 3 एग्जांपल डायग्राम के साथ बताया हुआ है कि कार जा रही है, कार, ये कार चल रही है ना, और एक दूसरी कार इसको ओवरटेक करेगी, तो वो ऐसे करके ऐसे ओवरटेक करके निकलेगी। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। फुटबॉल को किक मारते हुए एक बच्चा बताया हुआ है, तो फुटबॉल को जब किक मारी उसने, तो ये फुटबॉल ऐसे करके कर्व पाथ फॉलो करके गिरा है ना, कहीं जाके, तो ये मोशन कैसी होगी, मोशन इन ए प्लेन। सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। बहुत सारे एग्जांपल, आप रोड पे आप जा रहे हैं, आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, आपके स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, फिर ये अचानक आपने ऐसे टर्न ले लिया, फिर आप ऐसे चले गए, फिर आप ऐसे आ गए, तो ये क्या है, मोशन इन ए प्लेन। ऐसे ही चले जा रहे होते तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये मोशन इन ए प्लेन के एग्जांपल हो गए, इसको छोड़ दें तो मींस मोशन इन 2 डायमेंशन। गॉट इट। अब हम बात करते हैं, समझ गए, तो अब ये बात करते हैं, इसमें सबसे पहले एक ही चीज पढ़ रहे हैं, अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इस 9th क्लास में। यह आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो कैसा मोशन है, मोशन इन ए प्लेन है। सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, दैट मोशन इज नोन एज मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन अब कैसे है, क्या है, डिटेल हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल दिया उन्होंने, छोटा में एक बच्चा है, दैट बॉय, नाम दे दो चिंटू, चिंटू इज मूविंग इन मेरी गो राउंड, वो मेरी गो राउंड जो है झूला होता है ना, उसमें घूम रहा है ना, इट मूविंग, उसमें मोशन में है, और वो उस मेरी गो राउंड में, ये पूरा सर्कुलर पाथ वो यहाँ ए से चला, बी से होता हुआ सी पे आ गया, है ना। तो अगर अगर वो सी पे आके रुकता है, सबको सी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर मैं बात करता हूं, अगर उस स्थिति में डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ए से बी, बी से सी, तो ए टू बी टू सी, ए बी सी,
और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं उस स्थिति में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ऐसे होगा, क्योंकि हमने बोला है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। स्मॉल एट चेंजिंग पोजीशन है, तो ए से सी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी कह सकते हो। तो वो स्ट्रेट लाइन एसी से पता करेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, इसका चिंटू का जो घूम रहा है मेरी गो राउंड में, ठीक। अब अपन बात करें कि वो चिंटू यहाँ ए से चला, तो एबीसी नहीं, उसने कहा कि ए से चला और वो पूरा जाके वापस ए पे आता, एक रिवोल्यूशन पूरा हो जाता है। जब एक रिवोल्यूशन पूरा होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? वन कंप्लीट रिवोल्यूशन डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? सपोज वो जो सर्कुलर पाथ है जिसमें वो मेरी को राउंड मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा? उसका सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, का सर्कमफेरेंस है 2 पाई r। और सपोज इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम t लग रहा है, तो टाइम कितना लगा? टाइम t है, स्मॉल टी कह लो, कैपिटल टी कह दो, कुछ भी, है ना। तो हम क्या यहाँ पे उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं या वेलोसिटी? क्या होगा, क्या फाइंड कर पाएंगे? एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, आप बताइए। एवरेज स्पीड, और मैं यहाँ एवरेज वेलोसिटी भी लिख दिए दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने निकाल लिया है, टाइम भी हमारे पास है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? 2 पाई r अपॉन t, ये एवरेज स्पीड हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी बता पाएंगे आप? याद कीजिए, मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, वहां समझाया था सर्कुलर पाथ का एक एग्जांपल। ये जीरो हो जाएगी, मैं लिख दे रहा हूँ। रिकॉल हो गया? नहीं हुआ? चलिए कोई बात नहीं, फिर से डिस्कस, आपका रिवीजन हो जाएगा। ए से चला था, ये पूरा सर्कल करके एक रिवोल्यूशन हो गया और ए पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम हो गई। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से चला वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो है लेकिन स्पीड जीरो नहीं है। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे सर्कुलर मोशन में, है ना। अब यहाँ बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी डिफाइन किया था शुरू में, फिर से बात करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ with constant speed, then motion is said to be uniform speed, uniform circular motion, sorry, then motion is said to be uniform circular motion। अब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? बताइए, आप लोग सोचिए जरा, मैं तो बताऊंगा ही, क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं होगी बेटा, क्योंकि हमने बात की थी कि मोशन अलोंग, अब यहाँ हम आ गए 2 डायमेंशन में, मोशन इन ए प्लेन। वेलोसिटी और स्पीड सेम तभी होती जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, उस केस में स्पीड और मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी सेम होंगे, हो सकते हैं। लेकिन बाकी कंडीशन, ऐसी कंडीशन में स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा यहाँ पे सेम, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या बात की? इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे? क्योंकि हमने बात की थी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज 3 तरह से होता है, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, एंड बाय चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नॉट सेम, इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद द टाइम। वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही टाइम के साथ, और इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पे मोशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है दैट ऑफ द स्पीड, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन
में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, एज पर द चेंज इन वेलोसिटी। तो आगे डिटेल कैसे होता है, कहाँ, बहुत अलग अलग केसेस है उसमें, ठीक है, तो वो हम डिटेल इतना नहीं जाना है, हमें केवल इतना बात करना कि एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा और वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द स्पीड, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज चेंजिंग, और इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल भी है ना। अब कैसे होता है देखिए, हम फिर बात करते हैं इसमें। सपोज एक बॉय है, वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक पे ट्रेवल कर रहा है, ए बी सी डी, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है और डी से ए जाता है। तो ये जब रेक्टेंगुलर ट्रैक पे क्रॉस पाथ है ना, तो इसमें पूरा राउंड करता है, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, तो एक राउंड कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ए से बी तक तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे वो बी से सी की तरफ जाएगा तो उसको बी से सी की तरफ टर्न लेना, तो पॉइंट बी पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। फिर सी तक कोई चेंज नहीं है डायरेक्शन में, लेकिन जैसे सी पे पहुंचेगा तो डी जाने के लिए, डी की तरफ जाने के लिए फिर यहाँ सी पे चेंज होगा, फिर डी से ए जाना है तो डी पे फिर चेंज होगा, फिर यहाँ से वापस अगर उसको अगला राउंड लेना तो फिर ए पे चेंज होगी। मीन जो फोर कॉर्नर्स हैं उसके रेक्टेंगुलर ट्रैक के, उन फोर कॉर्नर्स पे डायरेक्शन उसकी चेंज है, 4 टाइम्स ही इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, 4 बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना। बाकी पाथ पे वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन 4 बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक केस ये हो गया। दूसरा हम लेते हैं कि यही एथलीट अब हेक्सागोनल ट्रैक पे जा रहा है, जिसकी 6 साइड है, ए बी सी डी ई एफ, तो फिर वही कंडीशन दिखेगा, ए से बी तक स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, बी पे डायरेक्शन चेंज होगी, फिर बी से सी स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, सी पे डायरेक्शन चेंज होगी, फिर सी से डी आएगा, डी पे चेंज होगी, डी से ई स्ट्रेट एंड अगेन चेंज विल बी देयर एट ई, फिर ई से एफ तक स्ट्रेट जाएगा, फिर एफ पे डायरेक्शन चेंज होगी, एफ से फिर ए जाएगा स्ट्रेट, और फिर अगर अगला राउंड लेना तो फिर ए पे चेंज होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूस अगर वो मूव करेगा, तो इन 6 कॉर्नर पे हेक्सागोनल पाथ है, तो इन 6 कॉर्नर पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मीन 6 बार, एक राउंड में 6 बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। 1 2 3 4 5 टाइम्स होती है यहाँ तक आने पे एक राउंड पे, लेकिन अगर अगला रहेगा तो 6, तो 5 टाइम्स है ना, सॉरी 6 नहीं 5 टाइम्स, इधर 3 टाइम्स एक राउंड के लिए। तो ऐसे उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी हर कॉर्नर पे, जहां भी टर्न आता है वहां डायरेक्शन चेंज करनी। अगर मैं ये हेक्सागोनल लिया, फिर ऑक्टागोनल शेप ले लेता हूँ, 8 बार होगा, तो ऐसे में साइड बढ़ाता जाता हूँ, ये साइड को बढ़ाते 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 मैं इसको इंडेफिनिट साइड्स कर देता हूँ। ये साइड्स कितनी हो गई, इंडेफिनिट हो गई, तो क्या होगा बेटा, फिर ये ऐसे स्थिति बन जाएगी। ये जो पॉइंट्स मैंने देखा, ये टच करती हुई स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब ये जब इन साइड को बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो कॉर्नर है ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं साइड्स की उस ट्रैक की, तो इंडेफिनेटली ये साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ऑलमोस्ट हमें एक सर्कुलर ट्रैक मिल जाएगा। और जब ऑलमोस्ट हमें एक सर्कुलर ट्रैक मिला तो एट एवरी पॉइंट, ये तो अभी मैंने कम बनाई है, यहां से यहां आएगा तो भी एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कुलर पाथ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, और हर पॉइंट पे इस सर्कुलर ट्रैक पे डायरेक्शन चेंज हो रही तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही वेलोसिटी की, इसलिए वेलोसिटी को चेंज बोलेंगे हम, है ना। और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही मींस वेलोसिटी चेंज हो रही, और इस कारण से इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन भी होगा, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, और वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होने से इसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग a circular track or circular path with constant speed, then motion is said to be uniform circular motion।
although the velocity is changing at every point due to change in direction at every point on the circular path। तो circular path के हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होगी, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी और इस कारण से उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसी? कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। एक एक्टिविटी भी दी हुई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम क्लियर कर देंगे उसको इंडिविजुअली, है ना। और अब हम अगली वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।